Guys, welcome to Flamboyant Law. So today we are gonna go ahead with chapter 6, processes to compel appearance. तो क्या क्या processes हो सकते हैं किसी भी person का appearance compel करने के लिए? कोर्ट क्या क्या processes use कर सकती है? First तो summons. Summons issue कर सकती है. Second, warrant issue कर सकती है. Third, proclamation कर सकती है. एंड फोर्थ इज प्रोक्लेमेशन के साथ प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है. तो इस चैप्टर में यही है बेसिकली 4 टाइप के इसमें वेज हैं कि कैसे अपीयरेंस कंपेल की जाती है किसी भी पर्सन की. अब ये जो सीआरपीसी में था इसका वो सेक्शन 61 में था. सेक्शन 61 ऑफ सीआरपीसी जो कि यहाँ पर ये क्लॉज 2 नया ऐड हुआ है जो कि ई समन की बात करता है. ये सीआरपीसी में नहीं था. तो एवरी समन इशूड बाय कोर्ट शुड बी इन राइटिंग. राइटिंग में होने चाहिए. डुप्लीकेट कोई भी अगर समन इशू होगा ना उसकी एटलीस्ट 3 कॉपीज तो बनेंगी ही. तो डुप्लीकेट होना चाहिए मतलब 3 कॉपीज बननी चाहिए उसकी. देन साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट या कोई भी अदर ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट जो परमिट करे. देन इट शुड बी अ सील ऑफ द कोर्ट. अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में है ई समन है तो इट शुड बी इनक्रिप्टेड एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इट शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोड या फिर कोड का डिजिटल सिग्नेचर. या तो सील बियर करना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए और साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर. अगर ई समन है तो वो इंक्रिप्टेड होना चाहिए एंड इट शुड बियर द सील ऑफ द कोड. अब इसी से रिलेटेड एक केस है इम्प्रेस वर्सेस राम सरन. ये 1882 का केस है. इसमें भी यही बोला गया था जो कि समन होता है ना वो एक्सप्लिसिट होना चाहिए मतलब डिटेल्ड होना चाहिए. उसमें क्लियरली सब कुछ रिटर्न होना चाहिए. लोकेशन, डेट, कोर्ट का टाइटल, सील, टाइम. तो हर चीज़ लिखी होनी चाहिए कि कब उस पर्सन को अपीयर होना है, उस चीज़ का टाइम. और अगर ये सब चीज़ें अगर वो स्पेसिफाई करता है समन वही तभी वो प्रॉपर समन बनता है. Then moving ahead, section 64 says that summon how served. तो कौन कौन सर्व कर सकता है समन? पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी ऑफिसर कोर्ट का या फिर एनी अदर पब्लिक सर्वेंट. ठीक है. तो पुलिस ऑफिसर, कोई भी कोर्ट का ऑफिसर या फिर अदर पब्लिक सर्वेंट. कोर्ट का ऑफिसर जो जिस कोर्ट ने समन इशू किया है ऑब्वियसली उसका ऑफिसर कोई भी या पब्लिक सर्वेंट ये सब लोग समन सर्व कर सकते. मोर ओवर पुलिस स्टेशन और रजिस्ट्रार इन द कोर्ट उनको क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा सारे रिकॉर्ड्स, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या अदर डिटेल. मतलब उस पर्सन की ये सारी डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी अपने कोई भी रजिस्टर में. अगर समन पर्सनली सर्व्ड हो रहा है किसी पर्सन पे देन वो बाय डिलीवरी या फिर टेंडरिंग टू हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ समन. मतलब टेंडरिंग मतलब ऑफर करते हैं एक डुप्लीकेट समन उसे ऑफर करते हैं. ठीक है, एक उसे दे देते हैं. अब अगर पर्सनली सर्व हुआ है कोई भी समन तो जो भी सर्विंग ऑफिसर होगा ना उसको उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी सर्विंग ऑफिसर के पास होती है. तो वो डुप्लीकेट कॉपी पे उस पर्सन का एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा
एक सिग्नेचर लेना पड़ेगा कि उसे समन रिसीव हो गया है। अब सेक्शन 65 पे आते हैं। तो सेक्शन 65 सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन होता था? सेक्शन 63 सीआरपीसी। तो अब कॉर्पोरेट बॉडीज़ या फर्म्स या सोसाइटीज़ पे कैसे समन सर्व किया जाता है? उनके कोई भी डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या कोई भी अदर ऑफिसर ऑफ अ कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, उनको लेटर सर्व किया जाता है बाय लेटर। उनको समन सर्व किया जाता है बाय लेटर सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द डायरेक्टर। मतलब जो भी उनका कंपनी का एड्रेस है ना, उस पे डायरेक्टर के नाम से या फिर मैनेजर के नाम से या सेक्रेटरी के नाम से, किसी भी नाम से, किसी भी ऑफिसर के नाम से उस रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस पे उनके समन दिया जाता है। अब जब लेटर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट पे आ जाएगा ना, मतलब जब वो पोस्ट हो जाएगा और क्या बोलते हैं, जैसे ही आप उस मतलब जो भी समन ऑफिसर कर रहा है वो उसे पोस्ट करवा देगा, तब ऐसा मानेंगे कि समन इफेक्टिवली सर्व हो गया है। अब सेम चीज़ फर्म और अदर एसोसिएशंस के लिए भी है। कोई भी फर्म को कैसे समन पहुँचाया जाएगा? उसके कोई भी पार्टनर होगा, जैसे पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी पार्टनर के नाम पे या रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस पे वो समन दे दिया तो समन सर्व कर दिया कंपनी फर्म के नाम पे। अब सेक्शन 66 which was section 64 of CRPC says what, कि अगर समन पर्सन जिस पे समन इशू हुआ है वो कितना भी ड्यू डिलिजेंस कर लिया, कितना ही ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रहा है कहीं, या वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या फिर कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो फिर क्या करेंगे उस केस में? तो उस केस में कोई भी उसकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी मेल मेम्बर, पहले ऐसा था सीआरपीसी में मेल मेंबर को देना पड़ता था, बट अब यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को समन सर्व कर सकते हैं और उनसे एक साइन ले सकते हैं ऑन द बैक ऑफ अदर डुप्लीकेट, तो प्रूफ होगा कि समन सर्व हो चुका है। कमिंग ऑन टू सेक्शन 67। तो सेक्शन 67 says that procedure when service cannot be effected as before provided। जब सेक्शन 64, सेक्शन 65 एंड सेक्शन 66 के जो भी उसमें क्राइटेरियाज लिखे हैं वो फुलफिल नहीं हुए, मतलब कंपनी और कॉर्पोरेट का कोई एड्रेस रजिस्टर्ड है वो नहीं मिला, या फिर वहाँ पर घर पे कोई भी मेल मेंबर था ही नहीं, घर पूरा खाली पड़ा है, या कोई भी पर्सन मिल नहीं पाया, उसको कैसे सर्व करें फिर? तो उसका तरीका लिखा हुआ है 67 में। तो क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसी उसका कोई भी मतलब होम है उसका जहाँ वो रहता है, उसके कोई भी कॉन्स्पियस पार्ट पे वो सामान चिपका सकते हैं। तो अब कोर्ट का ये डिस्क्रिशन रहता है, या तो वो सोच ले कि ये सामान ड्यूली सर्व्ड है, या फिर ऑर्डर अ फ्रेश सर्विस, या फिर नया सामान उसको इशू करने के लिए वो बोल देती है। अब सेक्शन 68 में क्या है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर को या गवर्नमेंट सर्वेंट को समन सर्व करना हो, तो 64 में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी पब्लिक सर्वेंट कर सकता है ये चीज़। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी डिपार्टमेंट में वो वर्क करता है ना, उस डिपार्टमेंट का जो भी HOD होगा, हेड ऑफ द ऑफिस, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होगा ना, तो वो उसको सर्व किया जाएगा सबमिट, उसको सेंड किया जाएगा एक डुप्लीकेट कॉपी, फिर वो उस कॉपी पे इंडोर्समेंट करेगा, मतलब अपना वो देगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है, अपना साइन करेगा, और वो वापस वो उस पर्सन को सर्व करेगा, मतलब जो भी उसका सबॉर्डिनेट है जिस पे सामान इशू किया गया है, जिसके नाम से इशू किया गया है, वो पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर, वो समन सर्व करेगा उसे। तो उसका सिग्नेचर जो है ना, जो उसने सिग्नेचर किया था डुप्लीकेट कॉपी पे, वो सिग्नेचर ये प्रूफ होगा कि एविडेंस
ये एक एविडेंस होगा कि ड्यूली सर्व हो गया है समन। अब समन सर्व करना है कोर्ट को किसी आउटसाइड ऑफ इट्स ज्यूरिसडिक्शन। मान लो भोपाल है में कोर्ट है और उसे इंदौर में किसी जगह पर वो रहता है जिसे समन सर्व करना है, तो वो कैसे करेगा? मान लो इंदौर का कोर्ट है और उसे समन इशू करना है किसी पर्सन को जो कि भोपाल में रहता है, तो वो कैसे करेगा? तो 69 सेज दैट सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। कोर्ट को अगर किसी और प्लेस पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन जहाँ नहीं है वहाँ समन सर्व कर रहा है, तो उसे वहाँ की जो मजिस्ट्रेट है उस कोर्ट का जहाँ पर उसका लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, जिस मजिस्ट्रेट का, उसे समन देना पड़ेगा, वो सर्व करेगा। Now coming on to section 70, proof of service in such cases and when serving officer is not present। तो जब सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है, अब कोई भी समन सर्व हुआ है, इसका एविडेंस कैसे मिलेगा कि समन सर्व हुआ है कि नहीं हुआ? तो हम किसको बुलाएंगे? सर्विंग जिसने सर्व किया है उस ऑफिसर को बुलाएंगे कि हाँ भाई बताओ, तो वो आके बताएगा कि हाँ मैंने समन इशू किया था, इस पर्सन को ही दिया था और इस पर्सन के साइन है मेरे पास, ये जो साइन है ये इसके ही साइन है। बट अगर वो ऑफिसर अवेलेबल नहीं हो या फिर अगर कोई समन लोकल ज्यूरिसडिक्शन में से बाहर का हो, कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर सर्व हुआ हो, या फिर वो ऑफिसर जिसने समन किया है सर्व वो प्रेजेंट नहीं है हियरिंग पे, तो क्या हो सकता है उसके लिए? इन दो केसेस में एफिडेविट इशू कर सकते हैं। एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट। तो एफिडेविट ये बता सकता है कि समन सर्व हो गया है, या फिर एक डुप्लीकेट कॉपी एंड अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ समन परपोर्टिंग, जिसमें एंडोर्समेंट है वो डुप्लीकेट कॉपी लगाई जा सकती है, या फिर स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें लगाई जा सकती हैं। तब हम ये मान लेंगे, ये कोर्ट में एक एविडेंस हो जाएगा कि समन सर्व हो गया है। ये एफिडेविट कहाँ अटैच होगा? डुप्लीकेट ऑफ द समन के, और ये कोर्ट में पहुँचाया जाएगा। ऑल समन सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में समन सर्व होंगे ना, तो उनको वो ही एक प्रूफ है, वो खुद में एक प्रूफ है कि समन सर्व हो चुके हैं। शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। अ कॉपी ऑफ सच समन, उस जो भी इलेक्ट्रिक मोड पे समन भेजा है उसकी कॉपी एज अ प्रूफ कंसीडर होगी। अब विटनेसेस को कैसे समन सर्व होंगे? कोई भी विटनेस को अगर कोर्ट समन इशू करेगी तो वो उसकी एक डायरेक्ट कॉपी, उसकी डायरेक्ट कॉपी उसको सेंड होगा, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से या फिर पोस्ट से। या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से उसको कॉपी सर्व होगी, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस से, जहाँ वो रहता है वहाँ पर वहाँ का एड्रेस होगा, या जहाँ वो बिज़नेस करता है वहाँ का एड्रेस होगा। तो विटनेसेस को जहाँ पर वो बिज़नेस करते हैं पर्सनली, वहाँ पर भी कर सकते हैं समन सर्व। अब इस चीज़ का एविडेंस क्या होगा कि विटनेस को सर्व हो चुका है समन? तो या तो उसका साइन होगा डुप्लीकेट पे, या तो उसका सिग्नेचर होगा, या फिर जो पोस्टल एम्प्लॉय होगा वो एज अ विटनेस करेगा वर्क। अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से हुआ है तो वो तो ड्यूली सर्व माना जाएगा, बट अगर पोस्ट से भेजा गया है तो पोस्टल एम्प्लॉय ये बता सकता है कि हाँ इस पर्सन ने लेने से मना कर दिया था, तो वो एक इंडोर्समेंट करके दे सकता है समन पे कि जो विटनेस है उसने लेने से मना कर दिया समन, या फिर उसका जो डिलीवरी है उसका एक प्रूफ अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वारंट ऑफ अरेस्ट। तो वारंट तो पता ही है क्या होता है। अगर समन्स सर्व हुए हैं तब भी कोई अपीयर नहीं हो रहा है या एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो तब वारंट भी इशू हो सकते हैं। तो कैसे इशू होते हैं? सेम चीज़ है, इन राइटिंग। वारंट शुड बी इशूड इन राइटिंग, साइंड by the presiding officer of the court and shall bear the seal of the court। तो वारंट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है,
ये तब तक रिमेन इन फोर्स होते हैं, मतलब तब तक चलते रहते हैं जब तक कोर्ट उसे कैंसिल ना करे या फिर जब तक वो पर्सन पकड़ा ना जाए। और अगर आप समन की बात करें तो समन में एक ऑलरेडी डेट लिखी होती है कि इस डेट पे आपको अपीयर होना है। अगर वो उस डेट पे अपीयर नहीं हुआ तो कोर्ट एक फ्रेश समन इशू कर सकती है या फिर वारंट इशू कर सकती है। अब इससे रिलेटेड एक केस है, इंदर मंडल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सेम चीज़ बोली थी कि अगर कोई भी समन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं हो सकती है, अगर उसमें कोई रिटर्नेबल डेट भी लिखी है तब भी वो एक्सपायर नहीं होता है। तो बस इतना सा ही बात बोली थी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये लिख सकते हो, कॉलेज का कोई भी एग्ज़ाम हो तो। एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 73, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो ये बेलेबल वारंट, आपने सुना होगा बेलेबल वारंट क्या होता है, कि अगर कोई भी वारंट इशू हुआ है और कोर्ट बोलती है बेलेबल वारंट है, मतलब उसमें एक इंडोर्समेंट करती है कि अगर आपको वो पर्सन मिल जाता है तो कोई भी ऑफिसर उसे जो ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट कर रहा है वो उसे बेल बॉन्ड पे या पर्सनल बॉन्ड पे नहीं, सॉरी, बेल बॉन्ड पे वो उस पर्सन को रिलीज कर सकता है, इस कंडीशन पे कि जब उसे बुलाया जाएगा पेश होने के लिए कोर्ट के सामने स्पेसिफाइड डेट पे या टाइम पे, तो उस टाइम पे वो हाजिर होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, उसे एक श्योरिटी, अपनी श्योरिटीज़ लानी पड़ती है। तो कोर्ट डिसाइड करता है कि कितनी श्योरिटीज़ चाहिए, मतलब उस पर्सन को एज अ श्योरिटी किसको लाना चाहिए, कितने लोगों को लाना चाहिए उस पर्सन को, कि वो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो सके। तो नंबर ऑफ श्योरिटी होगी लिखी हुई कोर्ट की तरफ से, एंड बेल के टाइम पे कुछ अमाउंट भी डिपॉजिट करना पड़ता है, वो कितना अमाउंट होगा, एंड द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड द कोर्ट, मतलब किस टाइम पे किस डेट पे उसे कोर्ट में हाजिर होना है। Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. जब सिक्योरिटी इशू हो जाती है तो ऑफिसर को जो वारंट बेल बॉन्ड पे छोड़ रहा है उसे वो बॉन्ड को कोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा। अब 74 क्या बोलता है सेक्शन की, बहुत सारे लोगों को मान लो एक वारंट डायरेक्ट किया है कोर्ट ने, पुलिस ऑफिसर का नाम लिख के, कि ये ऑफिसर इन्हें कोर्ट, मतलब वारंट को डायरेक्ट करें, मतलब एग्जीक्यूट करें। तो पुलिस ऑफिसर्स अगर उसमें से अवेलेबल नहीं है तो किसी और पर्सन को वो डायरेक्ट हो सकता है वो एग्जीक्यूशन के लिए, जब इमीडिएट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। तो अगर इमीडिएट एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है तो किसी भी एक अदर पर्सन को या किसी भी और ऑफिसर वो वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है जब बहुत सारे लोगों को वारंट इशू हुआ है। तो या जब वारंट एक से ज़्यादा ऑफिसर्स को या पर्सन्स को डायरेक्ट किया गया है तो इट शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल और एनी वन और मोर ऑफ देम, मतलब एक दो कितने भी जनों कोई भी जने उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो सारे या एक या दो, जितने भी लोगों को इशू हुआ है वो लोग का डिस्क्रिशन है। देन सेक्शन 75, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब सेक्शन 75 क्या बोलते हैं, वारंट में बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन मीन्स जो सीजेएम है, सीजेएम और जेएमएफसी, ये कोई भी उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई भी पर्सन को वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जो भी एस्केप्ड कन्विक्ट है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर एनी पर्सन हु इज़ अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, उनके लिए, या फिर कोई इवेड कर रहा है, मतलब कोई भाग रहा है या एब्सकॉन्ड कर रहा है, कोई बच रहा है, तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, क्या हर पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हुआ जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन आई? नहीं, हर पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होता है।
प्रोक्लेम ऑफेंडर क्या कौन होता है? जिसने 10 साल से ज़्यादा का कोई गुनाह किया हो और वो भाग रहा हो और उसके नाम पर प्रोक्लेमेशन इशू हुआ हो। प्रोक्लेमेशन हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो मजिस्ट्रेट सीजेएम किसके ऊपर वारंट इशू कर सकते हैं? एस्केप्ड कन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, person who is accused of non-bailable offense and evading arrest, जो अरेस्ट होने से बच रहा है। तो वो किसी को भी ये वारंट डायरेक्ट कर सकता है उसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में कि ये पर्सन एस्केप कर रहा है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसको जाओ पकड़ के लाओ। अब जिस कोर्ट को सीजेएम या जेएमएफसी डायरेक्ट करेगा वो पर्सन उसका एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग देगा कि उसे वारंट रिसीव हो गया है। एंड अगर कोई वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आया या फिर कोई लैंड में आया जहाँ वो चार्ज मतलब जहाँ पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है उस पुलिस ऑफिसर का, तो वो उसको अरेस्ट कर लेगा। या फिर अदर प्रॉपर्टी पे आया तो उसका अरेस्ट हो सकता है। देन व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested, अगर वो पर्सन अरेस्ट हो गया जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था तो उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाया जाएगा या फिर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को डील करने का। या फिर अगर वो बेलेबल ऑफेंस हुआ या बेलेबल वारंट हुआ तो उसको बेल लेके बेल बॉन्ड पे या सिक्योरिटी के साथ सिक्योरिटी और बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब 76 क्या बोलता है? अगर वारंट किसी पुलिस ऑफिसर पे डायरेक्ट हुआ है कि इंडोर्स किया गया है एक स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर पे, तो किसी और पुलिस ऑफिसर पे वो डायरेक्ट कर सकता है उसका नाम इंडोर्स करके। दैट्स इट। अब मान लो कि पुलिस ऑफिसर ने वो पर्सन को अरेस्ट कर लिया तो 77 क्या बोलता है कि जो जब आपने उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया ना तो आपको उस वारंट का जो भी सब्सटेंस है मतलब वारंट की जो भी डिटेल्स हैं कि किस ग्राउंड पे किया, किस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, ये सब उसे बताना पड़ेगा। नहीं तो उसके पास राइट टू डिफेंस होता है या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वो वारंट उसको शो भी करना पड़ेगा। देन 78 क्या बोलता है? पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए, उसको कोर्ट में लेके जाया जाए। 72 आवर्स माइनस ट्रैवलिंग टाइम, ठीक है। मतलब ले जाने में ट्रैवलिंग टाइम लगता है ना, तो उसको एक्सक्लूड करके 24 घंटे। देन 79 क्या बोलता है? कहाँ वारंट एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब कोई पुलिस ऑफिसर कहाँ उसे पकड़ सकता है उस आदमी को। तो अपन ने समन में तो देखा था कि भाई उसका ज्यूरिसडिक्शन है, अगर कोर्ट मजिस्ट्रेट को किसी और ज्यूरिसडिक्शन में करना हो समन इशू तो वो उस मजिस्ट्रेट के पास देगा जहाँ पर उसका जिस प्लेस पे उस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिसडिक्शन है। समझ गए? मतलब इंदौर में कोई मजिस्ट्रेट बैठा है उसे भोपाल में इशू करना है समन, तो उसे भोपाल के मजिस्ट्रेट जहाँ पर वो ज्यूरिसडिक्शन है जिसका जहाँ पर वारंट इशू समन इशू होगा वहाँ पर उसे उस मजिस्ट्रेट से बात करनी पड़ेगी। पर वारंट कहीं भी एट एनी प्लेस इन इंडिया एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि वारंट सीवियर केसेस में होता है। अब सेक्शन 80 आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की वही बात करता है कि कैसे होता है आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन वारंट कैसे इशू करता है। तो अब मान लो आपको कि इंदौर के कोर्ट को इशू करना है वारंट भोपाल में, तो वो क्या करेगा? भोपाल के जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे ना या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन 3 जनों में से किसी को भी मतलब उसको मजिस्ट्रेट से बात कर सकता है वो। पर ज़रूरी नहीं है, अगर उसे ऐसा लगा कि यार बहुत जल्दी हमें अरेस्ट करना है और ये टाइम वेस्ट होगा, मजिस्ट्रेट फिर किसी और को ऑर्डर करेगा, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को जिनकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट होगा उनको बोल सकता है कि आप इस पर्सन के अगेंस्ट वारंट इशू हुआ है और आप इसे अरेस्ट करो। तो वो ये जो तीनों लोग हैं ना, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड कमिश्नर, ये लोग क्या करेंगे? इंडोर्स करेंगे अपना नाम या किसी और का नाम जो
मतलब जो उन्हें लगता है कि पकड़ के ला सकता है, कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई भी उनका सबऑर्डिनेट। अब जो कोर्ट वारंट इशू कर रही है ना, उसे वारंट के साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर्सन को जो अरेस्ट करने में हेल्प होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स उसे साथ में उस पुलिस ऑफिसर, मतलब वो सॉरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन सबको वो डॉक्यूमेंट्स भिजवाने पड़ेंगे साथ में, क्योंकि एक बार वो अरेस्ट हो गया तो इतनी जल्दी तो आ नहीं सकता कि फटाफट वो भोपाल से इंदौर आ जाएगा, ट्रैवलिंग में टाइम लगता है ना। तो जो वहाँ का मजिस्ट्रेट है, कोर्ट का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, जो मजिस्ट्रेट है उसको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए रहेंगे कि उसने क्या क्राइम किया है, और क्या इस पे हो सकता है कि वो मजिस्ट्रेट उसे बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर दे, मतलब बेल दे के छोड़ दे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स भिजवाना कोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो मतलब इंफॉर्मेशन और भी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स जो भी अरेस्ट के काम आएंगे वो उसको भिजवाने ज़रूरी होते हैं। अब सेक्शन 81 पे आते हैं, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन। अब सेक्शन 81 क्या बोलता है कि मजिस्ट्रेट ने अगर अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन में किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया है कि हाँ ये आप इस पर्सन को अरेस्ट करके आओ, वारंट इशू किया है, तो अब वो पुलिस ऑफिसर कैसे किसी और के ज्यूरिसडिक्शन में जाके कैसे अरेस्ट कर सकता है? या तो उस जो एरिया है जहाँ पर उसे वारंट एग्जीक्यूट करना है, मान लो राजस्थान का, मान लो जयपुर का पुलिस ऑफिसर है और उसे कोटा में वो वारंट इशू एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेगा? कोटा जाएगा, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर पुलिस ऑफिसर उस एरिया का जहाँ पर वो वारंट एग्जीक्यूट करना है उसे, उस एरिया का जो पुलिस ऑफिसर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, उससे इंडोर्समेंट लेगा कि मैं आपके एरिया में अपना वारंट एग्जीक्यूट करने आया हूँ। तो वो जो मजिस्ट्रेट होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा, वो इंडोर्स करके दे देगा, और अगर उसे लगेगा तो एक ऑफिसर भी दे देगा अपना पुलिस ऑफिसर की जाओ, या आपके काम आएगा, मतलब असिस्ट करेगा आपको पकड़ने में। या उसे ऐसा लगता है, मतलब जो जयपुर का जो ऑफिसर है जो कोटा में सर्च करने आया, अगर उसे ऐसा लगता है कि अगर मैंने इंडोर्समेंट लिया तो मुझे बहुत ही लेट हो जाएगा और वो पर्सन भाग जाएगा वहाँ से भी, तो वो बिना इंडोर्समेंट के सर्च कर सकता है, अपना वारंट एग्जीक्यूट कर सकता है। तो 81 को आप पढ़ोगे तो यही बात बोल रहा है। अब सेक्शन 82 क्या बोलता है कि अगर वो पर्सन जिस कोर्ट ने इशू किया है वारंट, वो 30 किलोमीटर्स दूर है उस जगह से जहाँ पर वो वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब जिसके अगेंस्ट वो वारंट इशू किया गया था, वो पर्सन 30 किलोमीटर्स दूर, 30 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अगर पकड़ा गया है, तो वो कहाँ ले जाया जाएगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुप्रिट डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन तीनों में से जो भी पास है इनके पास ले जाया जाएगा, और अगर कोर्ट इन लोगों से ज़्यादा पास कोर्ट है तो कोर्ट में ले जाया जाएगा, और अगर बेलेबल वारंट है तो उसे बेल दे के छोड़ दिया जाएगा, मतलब बेल बॉन्ड भरवा के श्योरिटीज वगैरह का साइन वगैरह लेके छोड़ दिया जाएगा उसको बेल पे। अब क्लॉज 2 क्या, जब वो पर्सन अरेस्ट हो जाएगा ना, तो उसकी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन कि किस जगह पर अरेस्ट हुआ था, कहाँ पर वो अभी रखा गया है, वेयर ही इज़ बीइंग हेल्ड, ये सब किसको बताया जाएगा? जो जहाँ पर वो नॉर्मली रिसाइड करता है उस जगह के जो भी पुलिस कोई भी लोकल पुलिस ऑफिसर है ना, उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, और जहाँ पर वारंट इशू हो रहा है वहाँ वारंट इशू हुआ है वहाँ का भी जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसे भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। देन सेक्शन 83 क्या बोलता है? प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। अब मान लो उसको पर्सन को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास ले जाया गया था, तो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस पर्सन को बेल पे छोड़ देना चाहिए और ये पर्सन बेलेबल बॉन्ड वारंट है
और ये पर्सन बेल बॉन्ड भरने के लिए रेडी है और सिक्योरिटी अमाउंट देने के लिए रेडी है, श्योरिटीज बुलाने के लिए रेडी है, तो उसको बेल बॉन्ड भरवा के सिक्योरिटी अमाउंट लेके उस पर्सन को छोड़ दिया जाता है। या फिर वो बेलेबल वारंट नहीं है तो क्या किया जाएगा? सीजेएम, उसकी ज्यूरिसडिक्शन का जो भी सीजेएम होगा या फिर कोई भी सेशन जज होगा उसके पास ले जाया जाएगा। फिर जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे ना, अपन ने बात करी थी कि डॉक्यूमेंट्स भेजे सेक्शन 80 सब क्लॉज 2 में कि डॉक्यूमेंट्स भेजता है कोर्ट, तो वो डॉक्यूमेंट्स देखेगा सीजेएम या फिर सेशन जज और उसे ऐसा लगता है कि इसको बेल पे छोड़ देना चाहिए तो वो बेल पे छोड़ देगा। ठीक है। नाउ प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 84 क्या बोलते हैं? प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं। प्रोक्लेमेशन क्या होता है कि वो वांटेड की तस्वीरें लगा देते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। जब वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता या फिर वो पर्सन पकड़ा नहीं आ जाता या फिर एब्सकॉन्ड कर रहा है, वो छुप रहा है, भाग रहा है, अपनी आइडेंटिटी कंसील कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोर्ट प्रोक्लेमेशन जारी कर देती है कि 30 दिन का तुम्हें टाइम दिया जा रहा है। प्रोक्लेमेशन या तो न्यूज़पेपर में छपवा दिया या कहीं चिपका दिया उसके क्या बोलते हैं घर पे, या फिर मोहल्ले में ऐसे माइक लेके अनाउंसमेंट हो गई कि 30 दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ पर अपीयर हो जाओ, इस डेट पे अपीयर हो जाओ और इस स्पेसिफाइड प्लेस पे तुम आ जाओ, बस यही बोला जाता है। तो क्या क्या चीज़ें कहाँ क्या क्या कर सकता है प्रोक्लेमेशन में, कहाँ कहाँ पब्लिश कर सकता है कोर्ट? पब्लिकली रीड करवा सकता है, कोई भी ऐसी कॉन्स्पियस प्लेस पे ऑफ विलेज या टाउन पब्लिकली वो अनाउंसमेंट करवा सकता है जहाँ वो पर्सन ऑर्डिनरीली रहता है, या फिर कोई भी हाउस पे ऐसे चिपका सकता है जहाँ पर वो पर्सन रिसाइड करता है, उसके घर पे चिपकवाया जा सकता है, या फिर कोर्ट हाउस, वहाँ का जो कोर्ट हाउस है वहाँ पर चिपकवाया जा सकता है, या फिर डायरेक्ट कॉपी ऑफ प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश इन डेली न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाया जा सकता है जहाँ पर वो ऑर्डिनरीली रिसाइड करता है, जहाँ पर उसका घर है वहाँ डेली न्यूज़पेपर जाता है ना, उसमें उसकी तस्वीर आ सकती है। अब इसका एविडेंस क्या होगा कि प्रोक्लेमेशन इशू किया है कोर्ट ने? तो कोर्ट एक स्टेटमेंट लिख देगी कि हाँ भाई मैंने इस डेट पे प्रोक्लेमेशन इशू किया था, और यही एविडेंस होगा कि मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे मैंने प्रोक्लेमेशन इशू किया था और ड्यूली सर्व हो गया वो इस वे में मैंने किया था, न्यूज़पेपर छपवाया था न्यूज़पेपर में या फिर पब्लिकली बुलाया था, और वो चीज़ एक एविडेंस हो जाएगी, वो स्टेटमेंट एक एविडेंस हो जाएगा कि उस डेट पे प्रोक्लेमेशन पब्लिश हुआ था। वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। तो ये क्या बोल रहा है? वही बात जो मैंने बोली थी कि प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर क्या होता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कि जो जिसने 10 साल से ज़्यादा का कुछ पनिशेबल जो ऑफेंस है वो किया हो और वो कोर्ट से भाग रहा हो, तो वो होता है प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर। हर कोई पर्सन प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर नहीं होता, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं होता, जिन्होंने 10 साल से ज़्यादा का गुनाह किया होता है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस बिफोर प्रूविंग गिल्टी, आप किसी भी अक्यूज्ड को कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हो कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ना? नहीं कर सकते ना। बट अगर उसने 10 साल से ज़्यादा का कोई पनिशमेंट वाला अपराध किया है तो फिर उस और वो भाग रहा है, तो कोर्ट बोल सकती है कि हाँ भाई तुम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। ऑफेंडर और अक्यूज में डिफरेंस पता है ना? अक्यूज मतलब इनोसेंस अभी भी प्रूव, मतलब उसकी गिल्टी प्रूव नहीं हुई है। ऑफेंडर मतलब गिल्टी प्रूव हो चुकी है, कन्विक्ट, नॉट कन्विक्ट बट गिल्टी उस पर प्रूव हो चुकी है। अब सेक्शन 85 क्या बोलता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि प्रोक्लेमेशन तो उसने इशू कर दिया है पर प्रॉपर्टी भी अटैच होनी चाहिए उसके साथ, मतलब वो प्रॉपर्टी सेल आउट ना कर दे, या अगर कोर्ट को ऐसा लगता है तो उसे अपना रीजंस रिकॉर्ड करके
प्रॉपर्टी अटैच कर देनी चाहिए, प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है वो, मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिसके नाम पे प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी होल या इन पार्ट डिस्पोज ऑफ करने वाला है, या फिर वो कोर्ट के लोकल ज्यूरिसडिक्शन से वो अपनी प्रॉपर्टी रिमूव करने वाला है, होल या फिर इन पार्ट मूवेबल प्रॉपर्टी रिमूव करने वाला है, इमूवेबल तो हो नहीं सकती है क्योंकि ऑब्वियसली इट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो कोर्ट क्या कर सकता है, अब वो प्रॉपर्टी को अटैचमेंट के लिए प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है, मतलब प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद प्रॉपर्टी अटैच उसके साथ कर सकता है। Such order shall authorize attachment of property belonging to such within the district in which it is made। मतलब जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वहाँ पर अगर प्रॉपर्टी है तो वो उसके लिए एक ऑर्डर पास कर सकता है, या अगर प्रॉपर्टी उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको उससे इंडोर्समेंट लेके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इंडोर्स करवा के वहाँ की प्रॉपर्टी अटैच करवा सकता है कोर्ट। ठीक है, तो इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज़ अ डेट या अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर वो डेट में है या कोई इमूवेबल या कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है प्रॉपर्टी को, या फिर कोई रिसीवर अपॉइंट कर सकता है, या फिर प्रोहिबिट कर सकता है उसकी डिलीवरी। प्रोहिबिट मतलब मान लो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है, तो मॉर्टगेज जो इसका मॉर्टगेजर है उसे प्रोहिबिट कर देगा कि आप प्रोक्लेम्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी नहीं देंगे। बाय ऑल एनी टू मेथड, कोई भी मेथड चुन सकती है कोर्ट जो उसे ठीक लगे। ठीक है, अब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है या और लैंड रेवेन्यू प्रोवाइड कर रही है स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या कर सकते हैं कोर्ट, कलेक्टर जो भी होगा ना उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको उससे इंडोर्स करवा के उसको ऑर्डर दे के प्रॉपर्टी का क्या करवा सकता है, वही सब चीज़ें सेम जो कोर्ट को ठीक लगे, पोजेशन ले सकती है, अपॉइंटमेंट सॉरी उसका रिसीवर अपॉइंट कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है उसकी डिलीवरी, या फिर जो अगर उसमें रेंट आ रहा है तो रेंट पेमेंट को प्रोहिबिट करवा सकती है कि इस पे रेंट आप प्रोक्लेम्ड ऑफ जो भी प्रोक्लेम्ड पर्सन है उसे नहीं देंगे। अगर पेरिशेबल नेचर की है वो प्रॉपर्टी, पेरिशेबल चीज़ है, तो उसका सेल करवा सकती है प्रॉपर्टी, सॉरी कोर्ट उस प्रॉपर्टी का सेल करा सकता है अगर वो पेरिशेबल है या लाइवली स्टॉक से रिलेटेड है तो। आप सेक्शन 86 क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो अगर जो प्रॉपर्टी है प्रोक्लेम्ड पर्सन की वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है तो कोर्ट उसका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर इनिशिएट करवा सकता है, अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस ने रिक्वेस्ट की हो, रिटन रिक्वेस्ट कोर्ट को दी हो, तभी वो कोर्ट करवाएगा उस प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो 87 क्या बोल रहा है, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू अटैचमेंट। इफ एनी क्लेम, अब मान लो ए और बी हैं, ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और इनकी दोनों की साथ में एक प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट इसे प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है क्या, बिल्कुल कर सकती है। क्या बी ये प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है ये प्रॉपर्टी। अब कैसे करेगा, वो सेक्शन 87 के अंडर क्लेम कर सकता है विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 महीने उसे क्लेम करना पड़ेगा कि इस प्रॉपर्टी का हकदार मैं भी हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट है। अब इसमें मॉर्गेजर्स भी आ गए, मतलब मॉर्गेजीज सॉरी, कि जिसने लोन दिया हुआ है वो भी आ गया इसमें कि मेरा भी ऑब्वियसली उन लोगों का भी इंटरेस्ट होता है ना जो लोन देता है, तो वो भी आ गया। जो मॉर्गेजी है कोई भी बैंक वगैरह वो भी इसमें 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ अगर कोई भी कोर्ट ने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है तो वो उसमें विद इन 6 मंथ्स उसे
क्लेम कर सकता है। अब कोई भी अगर क्लेम या ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो कोर्ट क्या करेगी, उसमें इंक्वायर करेगी या फिर अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी उस क्लेम को, या तो उस पूरे क्लेम को ही रिजेक्ट कर देगी या उसका पार्ट क्लेम को रिजेक्ट करेगी। एनी क्लेम प्रिफर, अब कोई भी ऐसा क्लेम है, उसका मतलब जो भी क्लेमेंट है उसकी डेथ हो गई है तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो क्लेम कर सकता है इन द इवेंट ऑफ डेथ। अब क्लेम्स और जो भी ऑब्जेक्शन, तो वो उसका क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर जिस कोर्ट ने प्रॉपर्टी इशू अटैच होने का ऑर्डर इशू किया है, या फिर अगर किसी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी और डिस्ट्रिक्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जहाँ पर प्रॉपर्टी है उन्होंने अटैच करवाई है तो वहाँ भी कर सकती है। अब ये अगर कंप्लेंट जो भी क्लेम है ऑब्जेक्शन है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास आया तो वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी और सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को इस केस के साथ डील करने के लिए डिस्पोज करने के लिए बोल सकती है। ठीक है। अब सब क्लॉज 4 क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी क्लेम या ऑब्जेक्शन डिसअलाउ कर दिया है कोर्ट ने तो उसके लिए एक सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है वो पर्सन अपना राइट इस्टेब्लिश करने के लिए। अगर उसने नहीं किया विद इन वन ईयर कर सकता है। विद इन वन ईयर अगर नहीं किया तो दैट ऑर्डर जो भी उसने डिसअलाउ किया कोर्ट ने, दैट ऑर्डर विल बी कंक्लूसिव। अब 88 क्या बोल रहा है कि अगर वो पर्सन जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो आ गया विद इन टाइम तो वो प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी, उसके पास मिल जाएगी उसको। आप अब सब क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन अपीयर नहीं हुआ मान लो तो अब क्या करेगी कोर्ट, जो भी अटैच प्रॉपर्टी है ना वो स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी कि आप इसे बेच दो, पर 6 महीने तक तो नहीं बेच सकते। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था कि 6 महीने तक क्लेम्स मिलने के लिए, मतलब अपन टाइम पीरियड दिया है ना कि कोई भी क्लेमेंट हो उस प्रॉपर्टी का वो क्लेम कर सके, तो 6 महीने तक नहीं सेल कर सकती गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट 6 महीने के बाद ही कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल वो पेरिशेबल गुड ना हो, तो नेचुरली डिके हो रहा हो, पेरिशेबल हो इन नेचर, उसकी एक्सपायरी डेट हो कोई, तो उसको सेल करना मैंडेटरी हो जाएगा, क्योंकि उस बेनिफिट ऑफ ओनर के लिए, मतलब ओनर के बेनिफिट के लिए, क्योंकि अगर वो सेल नहीं हुआ तो वो अल्टीमेटली ख़राब होगा, तो 6 महीने तक वेट थोड़ा ना करेंगे। तो पेरिशेबल आइटम्स सेल ऑफ कर सकती है 6 महीने से पहले, नहीं तो कोई भी नॉन पेरिशेबल आइटम 6 महीने तक नहीं कर सकती, क्लेमेंट का वेट करना पड़ेगा। अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि 2 साल के अंदर अंदर, अब वो पर्सन अगर आ गया, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो आ गया और उसने कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दिया कि उसे तो पता ही नहीं था कि मेरे नाम पे प्रोक्लेमेशन निकला हुआ है, मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे कोर्ट को बोल दिया और कोर्ट इस चीज़ से सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई उसको नहीं पता था, हो सकता है वो आउट ऑफ इंडिया हो या कहीं भी हो, उसको पता नहीं हो कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, तो अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं हुई है तब तो वो उसे वापस मिल जाएगी। बट अगर प्रॉपर्टी सेल हुई है तो सारे खर्चे वर्चे निकाल के उसको प्रॉपर्टी के जो भी नेट प्रोसीड्स हैं वो दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उसे वो रिस्टोर नहीं, प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं हुई अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, सेक्शन 88 में अपन ने देखा था ना 2 साल बाद उसकी आंखें खुली थी और वो आया था, तो अगर वो नहीं उसको प्रॉपर्टी उसकी रिस्टोर नहीं हो पाई है, सेल प्रोसीड नहीं दी उसे, तो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कोर्ट में कि एज एन अग्राइव्ड पर्सन। अब ये पार्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पढ़ना चाहो तो इट्स इजी, यू कैन रीड इट वंस। टिल देन we'll meet in the next video. Till then, bye bye, tata.